बैटल थ्रू दी हेवेंस के लेटेस्ट एपिसोड के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज तुम्हारा भाई एक्सप्लेन करने वाले एपिसोड नंबर 175। तो चलो यार ज्यादा बकवास न करते हुए इस औसम से एपिसोड के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में फॉलिंग स्टार पवेलियन के एंट्रेंस को दिखाया जाता है, जहाँ पे कि भी मास्टर यावला, जियावेन, क्वीन मेड्यूसल, लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन वगैरह इकट्ठा हो चुके थे। वेल अभी ये लोग फ्लावर सेक्ट, बर्निंग फ्लेम वैली और पिल टावर के लोगों का वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि आज ही वो दिन होता है जब अलायंस को स्टेबलाइज करना था। खैर अभी जो स्टार एलार्म होता है इसमें पूरी तरह से शांति फैली होती है, लेकिन तभी एक स्विच साउंड के साथ यहाँ पे जो शांति फैली हुई थी वो भंग हो जाती है। यार जब स्टार एलार्म के अंदर शांति फैली होती है तभी एक स्विच साउंड के साथ ये शांति भंग हो जाती है, और इस आवाज को सबसे पहले डिटेक्ट करते हैं अपने मास्टर यावलो और जियाओयान, और तुरंत इन सभी का ध्यान जाता है स्टार एलार्म के एंट्रेंस की तरफ, जहाँ से कुछ लोग एंटर कर रहे थे। और ये जो ग्रुप होता है ये ब्यूटीफुल वुमेन्स का ग्रुप होता है, यानी कि ये होती है फ्लावर सेक्ट की लेडीज। और जियाओयान देखता है सबसे पहले यूनियन को, जो कि फ्लावर सेक्ट के इस ग्रुप में सबसे आगे खड़ी हुई थी। और यूनियन को देखने के बाद जियाओयान का ध्यान शिफ्ट होता है दो लेडीज के ऊपर, जिनकी बॉडी से भयानक लेवल के और निकल रहे थे। जियाओयान कहता है एक इंटरमीडिएट बेंशिंग और एक हाई लेवल बेंशिंग। और मास्टर यावलो भी इन दोनों वुमेन्स को देख के हंसते हुए कहते हैं कि फेरी हुआ फेरी क्यों, हम लोगों को मिले हुए काफी टाइम हो चुका है। और ये सुन के वो जो हरे कपड़े वाली लेडी होती है वो मास्टर यावलो को काफी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से देखती है, और वो वुमेन कहती है कि हमें मिले हुए कुछ ही साल हुए लेकिन तुम ऑलरेडी बुढ़े हो चुके हो। इन शब्दों को सुन के मास्टर यावलो भी थोड़ा एम्बैरेस्ड फील कर रहे थे। और जब जियाओयान इस खूबसूरत सी औरत की कॉम्प्लिकेटेड आंखों को देखता है वो थोड़ा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह की नजर उसके लिए कोई अनफेमिलियर नहीं है। क्योंकि जब मास्टर यावलो और जियाओयान बेल टावर गए थे जुआन ये भी कुछ ऐसी नजरों से मास्टर यावलो को देख रही थी। यार जब जियाओयान ये सब सोच रहा होता है तभी आसमान में गर्म हवा फैलती है, और एट द सेम टाइम उस माउंटेन के सामने एक और ग्रुप अपीयर होता है, और इस ग्रुप के सबसे आगे खड़ा हुआ था एक लाल बालों वाला बुढ़ा। और जैसे ये लाल बालों वाला बुढ़ा वहाँ पे अपीयर होता है तो एक खतरनाक लेवल का चारों तरफ फैलता है, और इस ऑरे को सेंस करके जियाओयान के वहीं पे सिकुड़ जाती है। तभी वो बुढ़ा हंसते हुए कहता है तो ये है वो फॉलिंग स्टार पवेलियन, और इसे देख के पता चलता है कि ये एक बड़ा सेक्टर जैसा मैंने इमेजिन किया था, ये उससे तो बेटर ही है। और इस लाल बालों वाले ओल्ड मैन को देख के मास्टर यावलो कहते हैं एंसेस्टर हुआयून, तो ये बुढ़ा अभी भी जिंदा है। और इस लाल बालों वाले बुढ़े को देख के जियाओयान के एक्सप्रेशंस भी काफी ज्यादा सीरियस हो चुके थे। अभी जियाओयान अपने मन में कहता है कि बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, और अपने सेंसेस की मदद से उसे भी पता चल चुका था कि इस बुढ़े की स्ट्रेंथ ऑलरेडी 1 स्टार 2 सिंह पे पहुंच चुकी है, और ऊपर से स्ट्रेंथ जियाओयान से भी थोड़े स्ट्रांग होते हैं, यानी कि ये बुढ़ा होता है 1 स्टार 2 सिंह के मिड लेवल पे। तभी वो बुढ़ा हुआयून हंसते हुए कहता है कि ओल्ड याओ मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अभी भी जिंदा होगे। और ये कहने के बाद वो बुढ़ा टैंगजेंग और टैंगओवर को लेकर पत्थर के स्क्वायर के ऊपर लैंड कर जाता है। अभी मास्टर यावलो भी हंसते हुए कहते हैं कि बुढ़े तो ऑलरेडी दूसरी क्लास में एंटर कर चुका है। ये सुन के बुढ़े हुआयून के चेहरे पे एक स्माइल आती है, वो जियाओयान की तरफ देख के कहता है ब्रेक थ्रू के टाइम में मौत को छू के वापस आया हूँ, लेकिन तेरा ये यंग लौंडा ये काफी ज्यादा लकी, और इससे मेरे लक को कंपेयर करे तो मैं काफी ज्यादा अनलकी हूँ। यार तभी जियाओयान पे दोनों हाथों कप करते हुए बर्निंग फ्लेम वैली के इस ग्रुप का वेलकम करता है, और वो कहता है कि मैं वैली चीफ टैंगजेंग और एंसेस्टर हुआयून का स्वागत करता हूँ। और अभी एंसेस्टर हुआयून भी जियाओयान को काफी ध्यान से देख रहे होते हैं, और थोड़ी देर के बाद वो कहते हैं तो तुम हो वो जियाओयान, तुम काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग और तुम मेरे रोल के लिए एकदम सूटेबल हो। और जब ये बुढ़ा सबके सामने ऐसी बात करता है तो टैंगओवर का चेहरा एकदम लाल हो जाता है, लेकिन टैंगओवर सबके सामने इस बुढ़े कुछ कह नहीं पाती, मगर उसकी गुस्से से बड़ी नजर इस बुढ़े के ऊपर टिकी होती है। और इस एंसेस्टर हुआयून के इन शब्दों को सुनकर जियाओयान भी थोड़ा एम्बैरेस्ड फील करता है, और वो भी ऑकवर्ड तरीके से अपने सर को हिला देता है, क्योंकि उसके पास बोलने को तो कुछ होता नहीं है। यार जब जियाओयान एम्बैरेस्ड फील कर रहा होता है तभी उसे कुछ सेंस होता है, और तुरंत ही उसका ध्यान जाता है स्टार एलार्म के एंट्रेंस की तरफ, और वो कहता है कि पिल टावर के लोग यहाँ पे आ चुके हैं। यार तभी स्टार एलार्म का वो एंट्रेंस कांपने लगता है, और कई ह्यूमन फिगर वहाँ पे अपीयर होते हैं, और ये स्मॉल पिल टावर के फर्स्ट एल्डर और जॉन कॉन्ग्स का ग्रुप होता है। और फर्स्ट एल्डर को यहाँ पे अपीयर होते हुए देखो बुढ़ा हुआयून भी थोड़ा हैरान हो जाता है, और वो कहता है कि ओल्ड मर्लिन तो तू भी यहाँ पे आया है। ये सुन के फर्स्ट एल्डर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि क्या हुआ ओल्ड मन हुआयून, क्या सिर्फ तुम ही यहाँ पे आ सकते हो? और सभी लोग यहाँ पे आ जाने के बाद मास्टर यावलो मुस्कुराते हुए कहते हैं क्योंकि आप सभी लोग यहाँ पे आ चुके हो तो फिर हमें आगे के मैटर को हॉल के अंदर जाकर डिस्कस करना चाहिए। और ये कहने के बाद मास्टर यावलो तुरंत ही पीछे मुड़ के फॉलिंग स्टार पवेलियन के मेन हॉल की तरफ चले जाते हैं, और पीछे मौजूद सभी लोग तुरंत ही उन्हें फॉलो करते हैं। इसी के साथ सीन चेंज होता है, सीन दिखाई जाते हैं फॉलिंग स्टार पवेलियन के एक बहुत बड़े हॉल का, और यहाँ पे सारे के सारे लोग अपने अपने सीट्स पे बैठे हुए थे। अभी मास्टर यावलो अपनी नजरों को पूरे हॉल में घुमाने के बाद कहते हैं कि आप सभी का पर्सनली हमारे फॉलिंग स्टार पवेलियन में आने का बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे लगता है कि आज के मैटर के बारे में सभी को पता ही है, और हॉल ऑफ सोल के इविल एक्शंस भी किसी से छुपे नहीं है। कुछ टाइम पहले परफॉर्म स्काई सेक्ट ने कुछ सेक्ट्स को अपने साथ मिला के मेरे फॉलिंग स्टार पवेलियन को तबाह करने के लिए परफॉर्म रिवर अलायंस बनाई थी, और इस सब के पीछे भी हॉल ऑफ सोल ही मौजूद था, और ऊपर से मैं जियाओयान और हॉल ऑफ सोल हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा रह सकता है। और मैं यहाँ पे अलायंस के इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हॉल ऑफ सोल हम सभी का दुश्मन है। और मास्टर यावलो के इन शब्दों को सुन के हॉल के अंदर मौजूद सारे के सारे लोग अपने सर को हाँ में हिला देते हैं, और ये लोग भी मास्टर यावलो की सारी बातों से एग्री करते थे। और अभी एंसेस्टर हुआयून के हाथों में 2 फायर बॉल्स होती है, और वो उन्हें घुमाते हुए कहते हैं कि अलायंस तो ठीक है, लेकिन एक बार अलायंस फॉर्म होने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी के सेक्ट के अंदरूनी मामले में इंटरफेयर करेगा। ये सुन के मास्टर यावलो कहते हैं कि ये अलायंस एकदम इक्वल टर्म्स में फॉर्म होगी, और अलायंस के अंदर हर एक फैक्शन की पोजीशन एकदम बराबर होगी, तो फिर ये नेचुरल सी बात है कि अलायंस के अंदर किसी के पास
पास वो पावर नहीं होगी कि वो किसी फैक्शन के अंदरूनी मामलों में इंटरफेयर कर सके। मास्टर यावलो के इन शब्दों को सुनकर सारे के सारे लोग एक चैन की सांस लेते हैं और सभी लोगों के काम एक्सप्रेशन देखने के बाद ज़ियाओइन भी समझ चुका था कि आखिरकार ये लोग सोच क्या रहे हैं। इसी वजह से ज़ियाओइन कहते हैं कि हमारी इस अलायंस की रिस्ट्रिक्शन कुछ खास स्ट्रिक्ट नहीं होने वाली, लेकिन इनमें से एक रिस्ट्रिक्शन ऐसी है जिसके हिसाब से हमारे सारे फैक्शन और सेक्ट एक साथ मिलकर अटैक करेंगे और एक साथ मिलकर डिफेंड करेंगे। और अगर हम में से कोई भी फैक्शन डिफिकल्टीज का सामना करते हैं तो हमें उसका साथ देना होगा, क्योंकि अगर हम लोग अपने अपनी स्ट्रेंथ के साथ होल ऑफ सोल्स से फाइट करना चाहते हैं तो ये एकदम इम्पॉसिबल है। और इसी वजह से हमें इस अलायंस को हर हाल में क्रिएट करना होगा। और ज़ियाओइन के इन शब्दों को सुनकर जो पिल टावर के फर्स्ट एल्डर होते हैं वो कहते हैं कि अलायंस डेफिनेटली काम करेगी। और तभी वो फ्लावर सेक्ट के ग्रैंड एल्डर फेरी क्वीन भी कहती है कि क्योंकि ये एक अलायंस है तो फिर इसका कोई ना कोई एक अलायंस चीफ होना चाहिए, वरना हमें एक साथ कोई भी डिसीजन लेने में परेशानी होगी। तो फिर इस अलायंस चीफ की पोजीशन को कौन संभालने वाला है। और फेरी क्वीन के इन शब्दों को सुनकर ये पूरा हॉल एकदम साइलेंट मोड में चला गया था। लेकिन थोड़ी देर बाद काफी सोचने के बाद मास्टर यावलो कहते हैं क्योंकि इस अलायंस को मैंने सजेस्ट किया था, तो अगर अलायंस के चीफ को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो लोग फालतू में गॉसिप्स करेंगे। इसी वजह से आप तीनों पार्टीज मिलकर अपने हिसाब से एक अलायंस चीफ को सिलेक्ट करो, और अगर वो इंसान अलायंस चीफ की पोजीशन के लिए एकदम सूटेबल होगा तो फिर मुझे कोई परेशानी नहीं है। और जब मास्टर यावलो अलायंस चीफ की पोजीशन को लात मार के दूर फेंक देते हैं तो सभी लोग थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं और ये लोग एम्बैरेस्ड भी फील करते हैं, खासकर वो फेरी क्वीन। तभी जो ज़ियाओइन होता है वो हंसते हुए कहता है कि आप सभी लोगों को इतना परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर अलायंस चीफ को भी छोड़ दे तो फिर तीनों फैक्शन के पास अपने अपने डेप्यूटी चीफ होंगे, और अगर इन तीनों डेप्यूटी चीफ का ओपिनियन एक होता है तो फिर ये तीनों मिलकर अलायंस चीफ के डिसीजन को भी बदल सकते हैं। और ऐसा होने पे किसी को भी फोर्सफुली किसी का भी ऑर्डर मानने की जरूरत नहीं है। तभी जो फेरी क्वीन होती है वो एक बार फिर से कहती है कि जो भी अलायंस चीफ की पोजीशन पे बैठेगा उसके पास टेरिफाइंग लेवल की स्ट्रेंथ होनी चाहिए और ऊपर से उसकी रेपुटेशन भी ऐसी होनी चाहिए जिसे कि सब लोग रिस्पेक्ट करें। और मैं तो इस पोजीशन के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं हूँ। और अगर बात करें एंसेस्टर हुआयुन की तो भले ही वो पावरफुल हो लेकिन बुड्ढा गुस्से वाला है और इस वजह से वो गुस्से में कोई गलत डिसीजन भी ले सकता है, और इसी वजह से अलायंस चीफ की पोजीशन पे इन्हें तो बिल्कुल भी नहीं बिठाया जा सकता। और फेरी क्वीन के इन शब्दों को सुनकर जो एंसेस्टर हुआयुन होते हैं वो अपनी आंखें घुमाने लगते हैं। यार बुड्ढा फालतू बकवास नहीं करता और वैसे भी उसे किसी चीज को संभालना पहले से ही पसंद नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बर्निंग फ्लेम वैली को इतने से कोई और नहीं संभाल रहा होता। फेरी क्वीन आगे कंटिन्यू करते हुए कहती है कि इसी वजह से मेरे हिसाब से सिर्फ दो लोग ही इस चीफ पोजीशन के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल हैं, और ये पिल टावर के फर्स्ट एल्डर ओर्लिन और याओ चेन। और ये दोनों ही पावरफुल है और साथ ही इन दोनों की रेपुटेशन सेंट्रल प्लान के अंदर काफी खतरनाक है, और ये दोनों ही काफी देर से एक्सपर्ट्स को समझ भी कर सकते हैं। और इसी वजह से मुझे लगता है कि अलायंस चीफ की पोजीशन के लिए हमें इन दोनों में से किसी एक को चुनना चाहिए। और जब पिल टावर के फर्स्ट एल्डर ये सुनते हैं कि वो अलायंस चीफ की पोजीशन के लिए सिलेक्ट हो गए हैं तो वो अपने सर को हिलाते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं ऑलरेडी काफी बुढ़ा हो चुका हूँ और मेरा खून भी काफी ठंडा पड़ चुका है, और अगर इस अलायंस को खड़ा ही रखना होता तो तब भी मैं इस पोजीशन के लिए एग्री कर देता, लेकिन इस अलायंस को लोगों की जरूरत है। अगर मैं इस अलायंस की चीफ पोजीशन को ले लेता हूँ तो मेरी वजह से अलायंस एकदम रूखी सूखी सी रह जाएगी, और इसी वजह से मुझे लगता है कि अलायंस चीफ की इस पोजीशन को याओ को ही संभालना चाहिए। और फर्स्ट एल्डर के इन शब्दों सुनकर जो फेरी क्वीन होती है उनके चेहरे पे स्माइल आती है और तुरंत उनका ध्यान जाते हैं मास्टर याओ के ऊपर। तो वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो याओ चेन तुम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं बच सकते। और सभी लोगों की बातों को सुनकर जो मास्टर याओ होते हैं वो भी अंदर से थोड़ा बिटर फील करते हैं, और भले ही वो थोड़ा हिचकिचा रहे हो लेकिन एंड में जाकर फालतू में कोई भी विरोध नहीं करते। और वो कहते हैं कि अगर आप सभी लोग मेरे ऊपर इतना भरोसा कर रहे हैं तो फिर मैं टेम्पररी इस चीफ पोजीशन को संभाल लेता हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे कोई काबिल इंसान मिलता है मैं तुरंत ही इस पोजीशन को उस इंसान को सौंप दूंगा। और जब इतनी सारी बकवास करने के बाद लास्ट में चीफ पोजीशन मास्टर याओ पे ही आती है तो ज़ियाओइन के चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाती है, और वो कहता है क्योंकि अलायंस चीफ ऑलरेडी चुने जा चुके हैं तो हमें अलायंस का एक नाम भी रखना होगा, क्योंकि जब तक अलायंस के पास कोई अपना नाम नहीं होगा तब तक लोग इसे ज्वाइन करने के लिए कतराएंगे। तो फिर आप सभी लोगों के हिसाब से अलायंस का क्या नाम रखना चाहिए। और जैसे ज़ियाओइन ये कहता है तो एंसेस्टर हुआयुन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर इसे कोई नाम ही देना चाहता है तो वो नाम एकदम ग्रैंड होना चाहिए, और किसी भी दो कोड़ी के नाम के साथ ये अलायंस सिर्फ एक मजाक बन के रह जाएगी। और मैं तो कहता हूँ कि इस अलायंस का नाम हमें अल्टीमेट राइजेस होल रखना चाहिए। और एंसेस्टर हुआयुन के इन शब्दों को सुनकर ज़ियाओइन की भैंस सिकुड़ जाती है, और एटमॉस्फेयर को कोल्ड होते हुए देख के जो पिल टावर के फर्स्ट एल्डर होते हैं वो खांसते हुए कहते हैं कि क्योंकि हमारे दुश्मन होल ऑफ सोल्स है और वो सोल को होल के रूप में यूज करते हैं तो हमें इस अलायंस का एक ऐसा नाम रखना चाहिए जो किसी भी डोमिनेट करता हो, और हमें इस नाम के अंदर हेवन को मेंशन की तरह यूज करना होगा। और इसी वजह से क्यों ना इस अलायंस का नाम हेवन मेंशन रखा जाए। ये सुनकर ज़ियाओइन में मुस्कुराते हुए कहता है कि सोल को होल की तरह यूज करना और हेवन को मेंशन की तरह यूज करना, और ये हेवन मेंशन डेफिनेटली काम कर सकता है, लेकिन हेवन तो आसमान है, तो फिर क्यों ना इस अलायंस का नाम स्काई मेंशन अलायंस रखे। तो आप सभी का क्या कहना है। ये सुनकर जो एंसेस्टर हुआयुन होते हैं वो अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहते हैं कि स्काई मेंशन अलायंस ये नाम वाकई में काफी ज्यादा ग्रैंड लगता है, और उन्हें भी ऐसा लगता है कि उनके अल्टीमेट राइजेस होल से ये नाम काफी ज्यादा बेटर है। अभी फर्स्ट एल्डर अपने सर को हिलाते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि ये नाम एकदम वर्क करेगा, और सभी लोग उस नाम से एग्री होते हुए देख मास्टर याओ भी मुस्कुराने लगते हैं, और वो कहते हैं क्योंकि इस नाम से अब किसी को भी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है तो फिर आज से हमारी अलायंस स्काई मेंशन अलायंस कहलाएगी, और स्काई को मेंशन की तरह यूज करना सच में होल ऑफ सोल को भी डोमिनेट करता है। यार तभी जो ज़ियाओइन होता है वो टेबल पर से वाइन के कप को उठाता है, और वो कहते हैं क्योंकि अलायंस फॉर्म हो चुकी है तो क्यों ना हमारी इस न्यू स्काई मेंशन अलायंस के लिए साथ में मिलकर एक एक ठर्रा मार लिया जाए। और इसके आगे ज़ियाओइन जैसे ही बोलने वाला होता है तभी उसकी आंखें एकदम डार्क और चिली हो जाती है, और तुरंत ही उसके जाते हैं एकदम होल के बीचों बीच, और वहाँ का स्पेस भी थोड़ा सा फट चुका था और वहाँ से खतरनाक लेवल के ब्लैक फॉग फैल
रही थी। तभी सभी इकोनॉमी एक आवाज जाती है, वो आवाज कहती है कि स्काई मेंशन अलायंस ये नाम में काफी डोमिनेटिंग लग रहा है, लेकिन ये होल चीफ भी देखना चाहता है क्या तुम्हारे पास इसे यूज करने की जिंदगी बचेगी। और क्रैक हो चुके स्पेस में से बाहर आती हुई इस आवाज सुनकर जियान की आंखें काफी खतरनाक हो जाती है, और खासकर उन होल चीफ वाले शब्दों को सुन के। और होल ऑफ सोल इस बंदे को यहाँ पे भेज के डेफिनेटली अलायंस के मैटर के बीच में इंटरवीन करना चाहता है। और ऊपर से ये बंदा अपने आप को होल चीफ बोल रहा है, तो क्या यही बंदा है वो होल ऑफ सोल का मिस्टीरियस चीफ। यार लगातार उस क्रैक स्पेस के अंदर से ब्लैक फॉग बाहर आती रहती है, और कुछ टाइम के बाद ये ब्लैक फॉग सभी लोग के सामने एक ब्लैक ह्यूमन फिगर में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। और जब पिल टावर के फर्स्ट एल्डर इस काले से फिगर को देखते हैं तो वो कहते हैं ये तो होल ऑफ सोल का होल चीफ है। और जैसे फर्स्ट एल्डर ये कहते हैं तो उनके आसपास का जो स्पेस होता है वो खतरनाक तरीके से फ्लक्चुएट होने लगता है। और फर्स्ट एल्डर के इन शब्दों को सुनकर वो जो काला सा धुआं होता है वो कहता है कि मुझे डेप्यूटी चीफ कहना ज्यादा अच्छा होगा। और तभी जियान के चेहरे पे भी कोल्ड स्माइल आती है, और अभी उसे अपनी खतरनाक आईसाइट की मदद से पता चल चुका था ये सामने खड़ा हुआ ब्लैक ह्यूमन फिगर बस एक शैडो है, ना कि रियल बॉडी। यार तभी जियान कहता है कि तो होल ऑफ सोल का चीफ काफी कावड़ इंसान है, और क्योंकि तू हमारे फॉलोइंग स्टार पवेलियन के अंदर आ चुका है तुझे कम से कम अपनी रियल बॉडी को तो शो करना चाहिए। और तुम्हारी ये शैडो दिखा रही है कि तुम कितने ज्यादा डरे हुए हो। ये सुन के वो ब्लैक शैडो कहती है कि जियाविन इतने सालों में ये पहली बार है जब मुझसे कोई ऐसे बात कर रहा है, लेकिन तुम्हारी अभी के अचीवमेंट्स ने यहाँ तक कि मुझे भी सरप्राइज कर दिया है, और अगर मुझे पता होता कि आज ऐसा होगा तो मैं पहले तुम्हारी जाओ क्लैन को तबाह कर देता। ये सुन के जियाविन अपनी आईसी कोल्ड आवाज में कहता है कि तेरे होल ऑफ सोल के कहीं बहुत पहले ऐसा बोल चुके हैं, और तू जो कि अपने आप को होल ऑफ सोल का डेप्यूटी चीफ बता रहे है, तू यहाँ पे ऐसी बकवास करने के लिए आया तो फिर तेरे इस इल्यूजन फिगर को भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। और ये कहते जियाविन अपने हाथ को ऊपर उठाता है और उसका टारगेट होता है वो ब्लैक शैडो। लेकिन इससे पहले कि जियाविन अटैक कर पाता तभी उस ब्लैक शैडो के आसपास का जो स्पेस होता है वो और भी खतरनाक तरीके से फ्लक्चुएट होने लगता है, और उस ब्लैक फॉग के अंदर मौजूद इंसान मुस्कुराने लगते हैं, और तभी वो जो ब्लैक फॉग होती है बढ़ने लगती है, और वहाँ का जो स्पेस था वो भी एक काले शीशे में बदल चुका था। तभी होल ऑफ सोल का डेप्यूटी चीफ कहता है कि मेरा यहाँ पे आने का रीजन तुम्हारे पास मौजूद वो ताओशेंशन गॉड का जेल है। और जैसे ही वो होल ऑफ सोल का डेप्यूटी चीफ ये कहता है तो उस काले शीशे के अंदर कहीं रिपल क्रिएट होती है, और उसके अंदर एक इमेज दिखाई देती है, और ये इमेज होती है एक बहुत बड़े प्रिजन की, जहाँ पे में एक स्केल को दिखाया जाता है जिसे कि डार्क ब्लैक चेंज ने कवर करके रखा था। और अभी उस स्केल के अंदर एक दुबला पतला सा इंसान बैठा हुआ था जिसके हाथों पैरों को ब्लैक चेंज ने बांध के रखा होता है, और इस व्यक्ति को देख के जियान का चेहरा एकदम गुस्से से भर जाता है। और तभी जो जियान होता है वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और एक टेरिफाइंग लेवल का और उसकी बॉडी से चारों तरफ फैलने लगता है। और अभी जियान के हाथ क्लेंच हो चुके थे, यहाँ तक कि उसके जो नाखून होते हैं वो भी उसके हाथों के अंदर घुस चुके थे, और अभी जियान की बॉडी भी पूरी तरह से कांप रही होती है, क्योंकि इमेज के अंदर वो जो दुबला पतला सा इंसान मौजूद है वो जियान के फादर जियाउ जेंग है। और भले ही जियान ने अपने फादर को मिसाल से ना देखा हो, लेकिन ब्लड लाइन से जो फीलिंग आती है जियान तुरंत ही उसे सेंस कर लेते हैं, और भले ही जियान की बॉडी से भी कितनी खतरनाक किलिंग इंटेंट क्यों ना निकल रही हो, लेकिन इस चीज से उस ब्लैक फॉग के अंदर मौजूद उस डेप्यूटी चीफ को घंटा फर्क नहीं पड़ता, और वो अपनी कोल्ड आवाज में कहता है कि जियान मुझे चुपचाप से वो ताओशेंशन गॉड का जेट पकड़ा दो, वरना तुम अगले साल अपने फादर की डेथ एनिवर्सरी मना रहे होगे। ये सुन के जियान का चेहरा इतना डार्क हो जाता है कि जियान अभी देखने में बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा होता है, और इस टाइम पे जियान अपने सेंस ऑफ रीजनिंग को खोने के कगार पे पहुंच चुका था, और अभी उसकी आंखें भी एकदम ब्लड रेड हो चुकी थी, और ये खतरनाक किलिंग इंटेंट डिजायर उसकी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। लेकिन इससे पहले कि जियान अपने सेंस ऑफ रीजनिंग को खो के सामने की फिगर के ऊपर अटैक कर पाता तभी एक ठंडा साथ उसके हाथ को पकड़ लेता है, और एक चिंता से भरी आवाज जियान के कानों में जाती है, और वो आवाज कहती है कि जियान शांत हो जाओ। और इस आवाज को सुनकर जियान की बॉडी एक बार फिर से कांपने लगती है, और इसी टाइम पे जियान जो कि अपने सेंस ऑफ रीजनिंग खोने ही वाला था वो होश में आता है। यार तभी जियान एक गहरी सांस लेता है और अपनी किलिंग इंटेंट को एकदम सप्रेस कर देता है, और अभी जियान का वो गुस्से से भरा चेहरा भी एकदम काम हो चुका था, और जियान को पहले की तरह शांत होते हुए देखो ब्लैक फॉग खतरनाक तरीके से फ्लक्चुएट होने लगता है। अभी वो होल ऑफ सोल का डेप्यूटी चीफ कहता है कि ताओशेंशन गॉड जेड को चुपचाप से मेरे हवाले कर दो। ये सुन के जियान कहता है कि अगर तुझे मैं ताओशेंशन गॉड जेड पकड़ा देता हूँ तो फिर मेरे फादर और भी जल्दी मारे जाएंगे, और इसी रीजन की वजह से तुम्हारी सारी ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली, और अगर तू सच में इस ताओशेंशन गॉड जेड को हासिल करना चाहता है तो तुझे मेरे फादर को मुझे हैंड ओवर करना होगा, वरना मेरे लिए तेरी सारी धमकियां एकदम बेकार है, और मेरे पास जो ताओशेंशन गॉड जेड मौजूद है वो मेरे फादर की लाइफ और डेथ की कंडीशन को सेंस कर सकता है, और अगर इस ताओशेंशन गॉड और मेरे फादर के बीच का कनेक्शन खत्म हो जाता है तो फिर मैं इस जेड को गूगल को पकड़ा दूंगा, जिसके बाद तुम सभी लोग इसे कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे। और जियान के इन सब शब्दों को सुनने के बाद वो होल ऑफ सोल का डेप्यूटी चीफ समझ जाता है कि जियान के खिलाफ ये सब ट्रिक्स काम नहीं करने वाली, और वो हंसते हुए कहता है कि कई रूथलेस इंसान है, और जैसे मुझसे फर्स्ट अंजुन ने बोला था लगता है वो बात एकदम सही है, और ये सब ट्रिक्स तो तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली। ये सुन के जियान अपनी आईसी कोल्ड आवाज में कहता है कि अगर तू यहाँ पे अपने रियल बॉडी को शो नहीं करने वाला तो जल्दी से यहाँ से फूट ले। और जियान के इन खतरनाक शब्दों को सुनने के बाद उस ब्लैक फॉग के अंदर से एक आवाज बाहर आती है कि जियान तुम इस होल शिप के सामने इतना एरोगेंट बिहेव करना बंद कर दो, और क्या तुझे ऐसा लगता है कि तेरी स्काई मेंशन अलायंस की वजह से अब तेरे पास हमारे होल ऑफ सोल से फाइट करने की पावर आ चुकी है, तुम लोग बस थोड़ा वेट करो, और जैसे तुम लोगों को मेरे होल ऑफ सोल की रियल स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा तुम सभी लोग हमसे फाइट करने की उम्मीद अपने आप ही छोड़ दोगे। और रही बात पिल टावर की, तो हमारा होल ऑफ सोल तुम्हें थोड़ी वैल्यू दे दिया करता था, और क्योंकि अब जब तुमने भी ऐसे एक्शंस लिए तो हमारे बिहेवियर को बिल्कुल भी ब्लेम मत करना, और हमने बहुत पहले से ही तुम्हारे पिल टावर के एल्केमिस्ट के ऊपर अपनी नजरें गड़ा के रखी है। और तभी वो ब्लैक शैडो अपने सर को घुमाते हुए कहती है कि मैं फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली को ये बताना चाहूंगा कि तुम लोग फालतू में इस मैटर के बीच में इन्वॉल्व मत हो, वरना जब तुम लोगों की फैक्शन का नामो निशान मिट चुका होगा तुम्हें सोचने का
मौका भी नहीं मिलने वाला। ये सुन के फर्स्ट एल्डर अपनी ऐसी कोल्ड आवाज में कहते हैं, अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या तेरे होल ऑफ सोल के पास वो स्ट्रेंथ है कि वो मेरे पिल टावर को डिस्ट्रॉय कर सके। और अभी फेरी क्वीन और एंसेस्टर हुआ, उनकी आंखें भी एकदम ऐसी कोल्ड हो चुकी थी, लेकिन वो कुछ कहते नहीं। और अभी ज़ेन की रोतलेस आंखें उस ब्लैक फोक के अंदर मौजूद इंसान को लगातार देख रही होती है। अभी ज़ियाविन कहता है कि अगर तेरी बकवास हो चुकी हो तो फूट यहाँ से। और ये कहती ज़ियाविन अपने हाथ को ऊपर उठाता है और कहता है कि जब तू होल ऑफ सोल वापस लौटे तो सभी लोगों को बता देना कि मैं ज़ियाविन होल ऑफ सोल और हनक्लैन के सारे कम्युनियों को फ्यूचर में नरक के दर्शन करवाऊंगा। और ये कहने के बाद ज़ियाविन हाथ को क्लेंच कर देता है। और जैसे ज़ियाविन अपने हाथ को क्लेंच करता है तो उस ब्लैक फोक के आसपास का जो स्पेस होता है वो तुरंत ही फट जाता है। और स्पेस के एक्सप्लोड होने की वजह से वो जो ब्लैक शैडो होती है तुरंत ही उसके ऊपर गच्छे उड़ चुके थे। और जब वो ब्लैक फोक और ह्यूमन शैडो वहां से पूर्णतः से गायब हो जाती है तो तब वहां पे उस डैफोडिल चिप की सिर्फ हंसने की आवाज गूंजती रहती है। और ये आवाज उस होल के अंदर काफी टाइम तक शोर करती रहती है और कहती है क्या ये घमंडी लौंडा है और आखिरकार तो अपने आप को क्या समझता है। यहाँ तक कि ज़्याओ जुआन जैसा स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट भी हमारे होल ऑफ सोल के हाथों से नहीं बच पाया और लगता है तो अपने इस मामूली से 1 स्टार 2 वशिंग स्ट्रेंथ के साथ अपने लिमिट्स को भूल गया है। और जब तुम्हारे होल ऑफ सोल के अंदर आने की हिम्मत होगी तुम्हें पर्सनली तुम्हें खत्म करूंगा। यार जब ये आवाज होल में से गायब हो जाती है तो मास्टर याओ कहते हैं कि लगता है हमारी अलायंस के बारे में होल ऑफ सोल को काफी टाइम पहले इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, वरना ये इंसान हम सभी लोगों को यहाँ पे धमकी देने के लिए अपने आप को शो नहीं करता। तभी ज़ियाविन कहता है कि लगता है होल ऑफ सोल को भी हमारी अलायंस से कहीं ना कहीं डर है, लेकिन जिस तरीके के इनका कैरेक्टर है तो ये अपने आप को यहाँ पे बिल्कुल भी शो नहीं करते। तभी जो ज़ियाविन होते हैं वो सभी लोगों को देखते हुए कहता है कि क्या आज से पहले कभी होल ऑफ सोल के डैफोडिल चिप के बारे में किसी ने सुना है। और ज़ियाविन के इन शब्दों को सुनकर जो एंसेस्टर हुआ होते हैं वो अपनी भैंस सिकोड़ते हुए कहते हैं कि मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना, क्योंकि हान क्लैन के अंदर बहुत ही सारे एक्सपर्ट्स हैं और ये डैफोडिल होल चिप भी डेफिनेटली हुन क्लैन से है, लेकिन इस इंसान की स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं तो 2-3 स्टार के लेवल की होगी, वरना ये इंसान अपनी शैडो को यहाँ पे नहीं भेजता, ये अपनी एक्चुअल बॉडी को यहाँ पे लेके आता और वो हम लोगों से अपने आप को इसलिए छुपा रहा था क्योंकि उसके पास हम सभी लोगों को हराने का कॉन्फिडेंस नहीं है। और अभी कुछ टाइम पहले अपीयर हुआ वो होल ऑफ सोल का डैफोडिल चिप डेफिनेटली ज़ियाविन की इस भयानक लाइनअप से डरता है। ज़ियाविन होल के अंदर मौजूद सारे मेंबर्स को देखते हुए कहता है कि हमारे अलायंस के सारे मैटर रिजोल्व हो चुके हैं और होल ऑफ सोल इस अलायंस का सबसे पावरफुल और बड़ा दुश्मन है। और इसी वजह से जैसे ही हम इस अलायंस के बारे में पब्लिकली अनाउंस करते हैं तो होल ऑफ सोल बिल्कुल भी शांत नहीं बैठने वाला और तब हम सभी को मिलकर इस पावरफुल दुश्मन से फाइट करनी होगी। और ज़ियाविन के इन शब्दों को सुन के पिल टावर के फर्स्ट एल्डर एंसेस्टर वायुन और वो फेरी क्वीन दूसरे के मुंह को देखने लगते हैं और एंड में जाके इन्हें भी अपना सर हाँ में लाना पड़ता है। इनमें से कोई भी ऑर्डिनरी इंसान नहीं था। यार सभी लोगों को एग्री करते हुए देख जो ज़ियाविन होता है वो कहता है कि चलो ठीक है हम कुछ दिनों बाद इस अलायंस के बारे में पब्लिकली अनाउंस करेंगे और इस टाइम के दौरान हर एक फैक्शन के बीच ऐसा वर्महोल बनाया जाए जिससे कि हम लोग कनेक्ट कर सके, क्योंकि रीइंफोर्समेंट की जरूरत किसी को कभी भी पड़ सकती है। ये सुन के सभी लोग अपने सर को हाँ में हिलाते हैं और इस टाइम पे फाइनली ये अलायंस पूरी तरह से फॉर्म हो चुकी है और जैसे अलायंस का नाम फैलेगा तो होल ऑफ सोल बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। यार तभी जो एंसेस्टर हुआयून होते हैं वो कहते हैं कि चलो अब और भी टाइम वेस्ट नहीं करते और जैसे हम लोग वापस लौटते हैं तो हमें वर्महोल्स को भी क्रिएट करना है। और एंसेस्टर हुआयून और बाकी सभी लोग यहाँ से जाते हुए देख ज़ियाविन पे सर को हिलाते हुए मुस्कुराने लगता है। जब ये सभी लोग यहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं तो टीचर और डिसाइपल के बीच कुछ बातें होती हैं। यार इसी के साथ सीन चेंज होता है और अभी सीन होता है फॉलिंग स्टार पवेलियन की एक क्वाइट सी जगह का, जहाँ पे काइलिन, मास्टर याओ, ज़ियाविन और बाकी सभी लोग बैठे होते हैं। तभी जो मास्टर याओ होते हैं वो टी कप से एक सिप को लेते हुए कहते हैं कि होल ऑफ सोल ने अभी भी कोई एक्शन नहीं लिया और अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो फिर ये लोग भी अभी 9 महीने बाद अपीयर होने वाली प्योर फ्लेम डेमोनिक लोटस फ्लेम का वेट कर रहे हैं। ये सुनकर ज़ियाविन की भौंस सिकुड़ जाती है और वो कहता है कि आखिरकार होल ऑफ सोल के पास प्योर फ्लेम डेमोनिक लोटस फ्लेम की न्यूज कैसे पहुंची होगी। ये सुनकर मास्टर याओ कहते हैं कि अनक्लैन क्या क्या जानता है तुम उसके बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते और ऐसा पहली बार नहीं है कि जब वो प्योर फ्लेम डेमोनिक लोटस फ्लेम इस दुनिया में अपीयर हो रही है। और अनक्लैन की फाउंडेशन बहुत ही मजबूत है, वो ना जाने कितने साल से एग्जिस्ट करता आ रहा है और हो सकता है कि उनके पास पहले से इसके बारे में रिकॉर्ड्स मौजूद हो। और मास्टर याओ की इस एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद ज़ियाविन की समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। टीचर याओ कहते हैं कि अभी प्योर फ्लेम डेमोनिक लोटस फ्लेम को अपीयर होने में 9 महीने रह गए हैं, तो अब तुम्हें भी इसकी प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। और इस 3rd रैंक की हेवल फ्लेम को हासिल करने के लिए होल ऑफ सोल बहुत ज्यादा टेरिफाइंग लेवल के एक्सपर्ट्स को भेजने वाला है और इसी वजह से ये जो टाइम हमारे पास बचा हुआ है हमें इसके यूज करके बहुत जल्दी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। ये सुनकर ज़ियाविन हेल्पलेसली तरीके से कहता है कि दूसरी क्लास में एंटर करने के बाद अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा बढ़ाना बहुत ही मुश्किल होता है और आने वाले 3 महीनों के अंदर शायद से मैं 1 स्टार के इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच जाऊंगा। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो जब वो प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम अपीयर होगी तो तब मेरी स्ट्रेंथ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 स्टार 2 के पीक पे होगी। और ज़ियाविन के इन शब्दों को सुन के मास्टर याओ कहते हैं कि तुम्हारे बारे में बात ही कौन कर रहा है, मैं बात कर रहा हूँ काइलिन की, क्योंकि वो 7 कलर हेवन स्वेलिंग पाइथन है और अगर उसे सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है तो वो भी जल्दी से बेंशिंग क्लास में एडवांस कर लेगी। और एक 7 कलर हेवन स्वेलिंग पाइथन की फिजिकल बॉडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और इसी वजह से काइलिन बेंशिंग क्लास में एडवांस करने के बाद भी एक जेन्युइन दूसरे से फाइट कर पाएगी। और इसी रीजन की वजह से जैसे काइलिन ब्रेक थ्रू करती है तो तुम्हारे लिए बहुत ही फायदे की बात होगी। ज़ियाविन कहता है कि जब तक एक 7 कलर हेवन स्वेलिंग पाइथन के पास सफिशिएंट एनर्जी होती है तो फिर उसे बेंशिंग क्लास में ब्रेक थ्रू करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सारा मामला आके एनर्जी पे उग रहा है, क्योंकि बेंशिंग क्लास में एंटर करने के लिए बहुत ही टेरिफाइंग लेवल की एनर्जी चाहिए, तो फिर ऐसी पावरफुल एनर्जी से भरी हुई जगह में कहाँ मिलने वाली है। ये सुनकर मास्टर याओ के चेहरे के हाव भाव काफी से सीरियस हो जाते हैं और वो कहते हैं इस डाउकी कॉन्टिनेंट में एक ऐसी जगह मौजूद है जो काइलिन की बॉडी को सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करवा सकती है और ऊपर से काइलिन के पास अभी वो एक्सट्रीमली रेयर 9 कलर
ओरिजिन स्टोन मौजूद है, और अगर उसकी किस्मत अच्छी रहती है तो फिर वो एंशिएंट हेवन स्नेक किंग के लेवल पे इवॉल्व कर सकती है। और एंशिएंट टाइम में वो हेवन स्नेक किंग एक 9 कलर हेवन सोलिंग पाइथन हुआ करता था। और ये सब सुनकर काइलिन और ज़ियान क्या एकदम खतरनाक तरीके से मास्टर याओलाओ के ऊपर टिकी होती है। और तभी दोनों हस्बैंड और वाइफ एक साथ ही कहते हैं कि वो जगह कहाँ पे है। ये सुन के मास्टर याओलाओ कहते हैं कि 9 स्ट्रीन डीप ग्राउंड पाइथन की 9 स्ट्रीन स्पिंग। और ये कहती है मास्टर याओलाओ का ध्यान जाता है ज़ियान के थोपड़े के ऊपर। और वो आगे कंटिन्यू करते हुए कहते हैं अगर तुम सच में प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फिल्म का रिव्यू करना चाहते हो तो तुम्हें इस 9 स्ट्रीन स्पिंग में जाना ही होगा। और जब ज़ियान ये सुनता है कि उसी 9 स्ट्रीन स्पिंग में जाना होगा तो वो शॉक्ड हो जाता है। और ज़ियान के एक्सप्रेशन को देख के मास्टर याओलाओ कहते हैं कि तुम ये मत सोचो कि अगर तुमने दूसरी क्लास में एंटर कर लिया है तो तुम आसानी से प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फिल्म को सबड्यू कर लोगे। ये सुन के ज़ियान कहते हैं कि क्या मैं ऐसा भी नहीं कर सकता। तो भी मास्टर याओलाओ अपने सर को हिलाते हुए कहते हैं कि हेवीली फ्लेम रैंकिंग के टॉप 3 हेवीली फ्लेम बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। तो फिर ऐसे डिवाइन पावर को सबड्यू करना इतना आसान कैसे हो सकता है। और जब तुम रिट्रीट में गए हुए थे तो मैंने कई एंशिएंट बुक्स को काफी ध्यान से पढ़ा था, और उन एंशिएंट बुक्स में प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फिल्म से रिलेटेड काफी इन्फॉर्मेशन मौजूद थी। और उन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फिल्म हर 1000 साल बाद अपीयर होती है, लेकिन इसे अभी तक कोई भी सबड्यू नहीं कर पाया। और इस चीज से तुम्हें पता चली गया होगा कि ये चीज किस लेवल की टेरिफाइंग है। ये सुन के ज़ियान के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो भी मास्टर याओलाओ की बातों से एग्री करता है, क्योंकि जब भी ये प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फिल्म जन्म लेती है तो ये पीक लेवल के एक्सपर्ट्स को अट्रैक्ट कर लेती है। लेकिन इतनी बार इस डार्क डाउनलन में अपीयर होने के बाद भी कोई भी इसे सबड्यू नहीं कर पाया। और ये चीज प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फिल्म की टेरिफाइंग पावर को दिखाती है। मास्टर याओलाओ कहते हैं अगर तुम सच में उस प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फिल्म को हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें पहले से तैयारी करनी होगी। और अब क्योंकि ज़ियान दूसरी क्लास में एंटर कर चुका है तो अगर उसे कोई ऑर्डिनरी सी फिल्म भी दे दी जाए तो उसकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ने वाली। और अगर वो सच में अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहता है तो उसे टॉप 3 हेवीली फिल्म के ऊपर डकैती डालनी होगी। ज़ियान कहता है कि क्या उस 9 स्ट्रीन स्पिंग के अंदर कुछ ऐसी चीज मौजूद है जो कि हमारी हेल्प कर सके। ये सुन के मास्टर याओलाओ अपने सर को हाथ में लाते हैं और तुरंत अपने एक हाथ को क्लेंच कर देते हैं। और जैसे टीचर याओलाओ अपने हाथ को क्लेंच करते हैं तो उनके हाथ में एक डार्क रेड स्क्रॉल अपीयर होता है। और जब ये स्क्रॉल अपीयर होता है तो वहाँ पे एक ठंडे लेवल की रिपल चारों तरफ फैलने लगती है। और ये रेड स्क्रॉल काफी ज्यादा मिस्टीरियस लगता है। खैर तो मास्टर याओलाओ इसे लाते हुए कहते हैं इस टियर 9 पिल के मेडिसिनल फॉर्मूले को हासिल करने के लिए मुझे एक बहुत ही हैवी कीमत चुकानी पड़ी है, और ये 9 यंग येलो स्प्रिंग पिल का फॉर्मूला। और जब तुम प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फिल्म को सबड्यू कर रहे होंगे तो तुम इस पिल को उसकी बॉडी में डाल देना, और इसके अंदर के एक्सट्रीमली पावरफुल ये फोर्स धीरे धीरे करके प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फिल्म को काफी वीक कर देगी। और जब वो फिल्म वीक हो जाएगी तो तुम्हारे सबड्यू करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और भाई जिस अल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर के पास ये पिल फॉर्मूला था वो मास्टर याओलाओ को देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन एंड में जाके मास्टर याओलाओ ने इस पिल फॉर्मूले काफी हैवी कीमत चुकाई थी। टीचर याओलाओ कहते हैं कि तुम्हें इस पिल को रिफाइन करने के लिए एक मेन इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ेगी, और इस इंग्रेडिएंट को बोला जाता है स्प्रिंग ब्लड क्लस्टर। और ये स्प्रिंग ब्लड क्लस्टर सिर्फ उस 9 स्ट्रीन स्प्रिंग की गहराई में ही जन्म लेता है। और इसी वजह से बचे हुए 9 महीनों के अंदर तुम्हें 9 स्ट्रीन स्प्रिंग जाना होगा, क्योंकि इस स्प्रिंग ब्लड क्लस्टर को हासिल करने के बाद ही तुम उस 9 स्ट्रीन पिल को रिफाइन कर पाओगे। और अगर तुम अपनी स्ट्रेंथ के साथ ऐसा नहीं करते तो फिर तुम्हारे प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के सबड्यू करने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। ये सुन के ज़ियान की आंखें भी उस डार्क रेड स्क्रॉल के ऊपर जाती है, और थोड़ी देर तक उसे देखने के बाद ज़ियान भी अपने सर को हाँ में हिला देता है, क्योंकि ये प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ज़ियान के लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और अगर इस बार ज़ियान फेल हो जाता है तो फिर दोबारा से प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की अपीयर होने का हजारों सालों तक वेट करने ज़ियान के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। खैर उस डार्क रेड स्क्रॉल को लेने के बाद ज़ियान कहता है कि मुझे हेवीली फ्लेम के लिए तैयारी किए हुए काफी साल हो चुके हैं, क्योंकि जब बस वो ग्रीन लोटस फ्लेम और फॉलन आर्ट फ्लेम को सबड्यू कर रहा था बस तभी ज़ियान ने सबड्यू करने की पहले से ही तैयारियां की थी, क्योंकि उसके बाद ज़ियान को जो भी हेवीली फ्लेम मिली है ज़ियान ने तुरंत ही उन्हें रिफाइन कर डाला है। उसे किसी भी चीज की तैयारियां करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड बात है कि अब दोबारा से इन चीजों की तैयारियां करनी होगी। मास्टर याओलाओ कहते हैं कि इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इस प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को 3000 बर्निंग फ्लेम से तो बिल्कुल भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। और इस चीज का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि वो प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट कितना ज्यादा पावरफुल होगा। लेकिन व्यूमर्स के हिसाब से वो भी इस प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के बैकलेस की वजह से ही मारा गया था। और जैसे ही मास्टर याओलाओ के सब ज़ियान के कानों में पड़ते हैं तो उसका दिल कांप जाता है। और अभी ज़ियान के एक्सप्रेशंस भी काफी ज्यादा सीरियस हो चुके थे, क्योंकि उस प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट की पावर ज्यादा बनी तो दोशिंग के 9 स्टार पे तो पहुंच चुकी होगी, लेकिन उस टेरिफाइंग लेवल का एक्सपर्ट भी इस प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के बैकलेस की वजह से मारा गया। तो फिर ज़ियान के 1 स्टार दोशिंग लेवल की पावर उस प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का क्या ही बिगाड़ लेगी। यार तभी जो ज़ियान होता है वो कहते हैं कि लगता है कि मुझे हर हाल में इस पिल को रिफाइन करना ही होगा। अभी ज़ियान मास्टर याओलाओ से पूछते हैं कि कैसे 9 स्ट्रीन स्पिंग को 9 स्ट्रीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब कंट्रोल करती है। ये सुन के मास्टर याओलाओ कहते हैं कि हाँ ये जगह अंडरग्राउंड में लोकेटेड है, और वो जगह 9 स्ट्रीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के टेरिटरी में पड़ती है। और डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के सारे लोग इसे अपना होली ग्राउंड मानते हैं, और कोई भी 9 स्ट्रीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का मेंबर जो कि ब्रेक थ्रू करने वाला होता है वो इसके अंदर जाके ट्रेन करता है, क्योंकि इसके अंदर ट्रेन करने से उनका ब्रेक थ्रू काफी आसान हो जाता है। लेकिन नॉर्मल इंसानों के लिए इस स्प्रिंग का पानी एक डार्क और कोल्ड एफिनिटी को पोजेस करता है, और जिस भी स्नेक बीस्ट के पास ऐसी एफिनिटी की पावर होती है ये उन सभी बीस्ट के लिए ट्रेनिंग की एक बहुत ही अच्छी जगह है। और अगर यहाँ तक कि मैं भी इसके अंदर एंटर करता हूँ तो इसकी कोल्ड एफिनिटी की वजह से मैं भी इसकी गहराई में जाने की हिम्मत नहीं करूंगा। टीचर याओलाओ मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वो तो अच्छी बात है कि तुम्हारे पास 4 हेवीली फ्लेम्स हैं, और क्योंकि हेवीली फ्लेम तुम्हारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही होगी तो तुम उस स्प्रिंग ब्लड क्लस्टर को हासिल करने के लिए 9 स्ट्रीन
पिंक डीपेस्ट पार्ट में जा सकते हो। वेल मास्टर यालो के कहते के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। और इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर से बताना। और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।